सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे गद्य की कड़ी में विदाई संभाषण, जिसको लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। तो आइए आज हम आगे की कड़ी पर चर्चा करते हैं। माइलाट का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। लेखक कहना चाहते हैं कि मैं मेरे अन्नदाता के देश को देखने का मुझ जैसे ब्राह्मण को इस जन्म में तो कभी भी यह सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ कि उनके देश को जा कर के देख सकूं। इसलिए उस देश के विषय में यह नहीं जानता कि जिस समय लोग एक दूसरे से बिछड़ते हैं उस समय लोगों के मन की क्या भावना होती है या उनके मन में कौन सी भाव चल रही होती है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। लेखक कहते हैं परंतु इस देश में जो पशु पक्षी हैं उनको भी देखा है कि जब वह बिछड़ते हैं तो उस समय उदास हो जाते हैं। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थीं, उनमें एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माइलाट, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। लेखक एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहना चाहते हैं कि एक शिव शंभू नाम का व्यक्ति था जिसके पास 2 गायें थी। उनमें से एक गाय अत्यधिक शक्तिशाली थी और तथा दूसरी गाय कमज़ोर थी। वह जो शक्तिशाली गाय थी कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से उस कमज़ोर गाय को गिरा देती थी, परंतु एक दिन वह टक्कर मारने वाली जो गाय थी पुरोहित अर्थात कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण को दे दी गई। बाद में देखा गया कि जो दुर्बल अर्थात कमज़ोर गाय थी उसके चले जाने के बाद अर्थात उस सबल गाय के चले जाने के बाद प्रसन्न नहीं हुई, बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही अर्थात खाना खाई नहीं, चारा तक को भी वह नहीं छुई। वह आगे कहना चाहते हैं कि मेरे अन्नदाता, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ मनुष्यों की जो दशा है वह किस प्रकार हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना आपके लिए कठिन नहीं हो सकता। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। लेखक कहना चाहते हैं कि इसके आगे के काल में इस देश में जितने भी प्रमुख शासक आए हुए हैं अंततः उनको भी जाना ही पड़ा है। इसलिए आपका जाना भी परंपरा की चाल के अनुसार कुछ अलग नहीं है। फिर भी आपका जो शासन काल था उसका नाटक घोर दुखांत रहा, अर्थात आपने शासन करने का जो नाटक किया है वह अत्यंत दुखांत है, अर्थात उसका जो अंत है दुख में हुआ है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। लेखक कह रहे हैं कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो दर्शक हैं वह क्या, स्वयं सूत्रधार अर्थात इस देश का शासन चलाने वाला अर्थात आप स्वयं भी नहीं जान रहे थे कि जिस खेल को आपने सुखांत समझकर अर्थात उसका अंत सुख में होगा ऐसा समझ करके खेलना प्रारंभ किया था, उसका अंत दुख में होगा। जिसके आदि अर्थात प्रारंभ में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था अर्थात असीमित सुख था,
उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ, अर्थात उसका जो अंत है इतना अत्यंत दुख के साथ कैसे हो सकता है। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, उसे ही खबर नहीं। लेखक कहते हैं, अंगड़ाई भरते हुए वह व्यक्त करते हैं कि जो घमंडी खिलाड़ी होता है वह हमेशा यही समझता है कि मैं दूसरों को अपनी लीला दिखा रहा हूँ, अर्थात अपना अभिनय दिखा रहा हूँ, किंतु सच्चे अर्थों में पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही होती है। और ही लीलामय अर्थात एक बनावटी व्यवहार दिखाने वाले व्यक्ति की अभिनय हो रही होती है, परंतु उसे स्वयं को यह खबर नहीं रहती। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। लेखक कह रहे हैं कि इस बार बम्बई, अर्थात जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, उस मुंबई में उतर करके आपने सबसे पहले कहा था, माय लॉर्ड अर्थात मेरे अन्नदाता, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, अर्थात आपके जो इच्छा प्रकट हुए थे, थोड़ा सा उसे देखिए तो उनमें से कौन कौन ऐसे इच्छा हैं जो पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा, अर्थात आप जब यहाँ से ब्रिटेन जाने वाले थे, अपने देश को जाने वाले थे, तब आप इस देश को इस प्रकार से करने की बात कह गए थे कि मेरे बाद आने वाले जितने भी लाट हैं, अर्थात जितने भी बड़े अफसर हैं, वर्षों तक उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और वे अनगिनत वर्षों तक सुख की नींद में सोते रहेंगे, अर्थात आराम से ही रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। लेकिन आपने जो कहा था वह बात उल्टी हो गई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। लेखक कह रहे हैं कि आप स्वयं इस बार बेचैन हो गए थे, अर्थात इस देश में जिस प्रकार से आपको अशांति का कार्य करना पड़ा है, आपने जिस प्रकार से अशांति को फैलाया है, उसके कारण जो आपके पद पर आने वाले अन्य अफिसर हैं, उनका नींद हराम हो जाएगा और उनका जो भूख है वह भी नष्ट हो जाएगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है, अर्थात इस बार आपने मुसीबतों को ही बुला लिया है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, अर्थात भारत के लोगों को आपने गरम तवे पर जिस प्रकार पानी की बूंदें गर्मी के कारण नाचने लगती है, इसी प्रकार भारत की जनता को आपने भी नचाने का प्रयास किया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। लेखक कह रहे हैं कि आप स्वयं तो अपने कार्य को लेकर के खुश नहीं हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी होने नहीं दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है, अर्थात इस बात का लोगों के मन पर बहुत ज़्यादा दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। लेखक कह रहे हैं कि आप तनिक विचार कीजिए कि जिस समय आप आए थे उस समय आपकी क्या प्रतिष्ठा थी और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। आप कितने ऊंचे थे, आपका विचार कितना उच्च था, लेकिन आप कितनी नीचता में उतर आए।
अलिफ लैला के अलहद्दीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। लेखक कहना चाहते हैं कि अलिफ लैला में जिस प्रकार अलहद्दीन नामक किरदार अपने चिराग को रगड़ करके तथा जो अबुल हसन है वह बगदाद के खलीफा अर्थात शासन सत्ता की गद्दी को देख करके जो शान नहीं प्राप्त की होगी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी, अर्थात दिल्ली के दरबार में जो आपने प्राप्त की थी, आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, आप तथा आपकी जो पत्नी थी उन दोनों का आसन सोने की बनाई गई थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी तथा आपके जो प्रभु महाराज हैं तथा उनके छोटे भाई हैं उनकी पत्नी की जो कुर्सी थी वह चांदी की बनाई गई थी। आप दाहिने थे वह बाएं, जबकि आप दाहिने में बैठाए गए थे तथा उनको बाएं आसन में बिठाया गया था। आप प्रथम थे वह दूसरे तथा आपको सबसे पहले तथा उन्हें दूसरे में जगह मिला था। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।